हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो टारगेट पॉलिटेक्निक का जो सीरीज चल रहा था उसी में मॉडल पेपर और महाभारत का दौर चल रहा था। उसी टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में आपको मॉडल पेपर का एक सेट आपके सामने लाया गया है। मॉडल पेपर का एक और सेट जो इंट्रांस एग्जामिनेशन 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है आपका। इसमें आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन लाया गया है। अक्सर बच्चे इससे भागते हैं, समझ में बहुत कम आता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चा सबका रिफरेंस तो बहुत बेहतर है। केमिस्ट्री का कहीं दिक्कत होता है क्या? कहीं दिक्कत होता है बताओ? तो मॉडल पेपर नंबर 5 आपको लेके आया गया है और आपका इसमें वैसे सवाल हैं जो बार बार आते हैं, यानी इसमें जो प्रश्न बेटा लिए गए हैं वो आपको बार बार आने वाले, वैसा क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किया जाता है। बार बार जो क्वेश्चन रिपीट किया जाता है वही सब क्वेश्चन को इसमें आपको डाला गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका एग्जामिनेशन का होगा। इसमें जो क्वेश्चन उपस्थित होगा, तो चलिए अब हम लोग जब रेस में भाग ले ही चुके हैं तो आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, क्योंकि हम लोग सिकंदर के श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं? सिकंदर के श्रेणी में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी केमिस्ट्री का जो पार्टिकुलर लेक्चर आपको दिया गया है, इस लेक्चर में आपको बहुत ही सुनहरे और अच्छे प्रश्न आपको उठाए गए हैं। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक से, इनऑर्गेनिक से और फिजिकल से, यानी तीनों पार्ट से, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक, ठीक है, प्लस इनऑर्गेनिक और प्लस आपका फिजिकल, लगभग तीनों से इक्विवेलेंट क्वेश्चन लिया गया। लिया गया है। इसमें आपको वैसे क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं। 9 के बराबर 1-2 क्वेश्चन ही वैसा क्वेश्चन होगा आपके पास जिसका सटीक आप थ्योरी से आंसर लिख सकते हैं। अदरवाइज टोटल क्वेश्चन में कैलकुलेशन डाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में कैलकुलेशन डाले हैं। तो ये आपका जो मॉडल पेपर होने जा रहा है, अभी जो मॉडल पेपर आप लोग इस लेक्चर को देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्या कहता है कि H2O2 क्या दिया हुआ है कि H2O2 जो है वो आपका इसे अपचयित करता है। H2O2 इसे अपचयित करता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। इसमें कह क्या रहा है कि रिडक्शन करता है। क्या करता है? अपचयित करना मतलब क्या? रिडक्शन करना। क्या करना? रिडक्शन करना। तो रिडक्शन मतलब क्या? अपचयन है, अपकरण होता है। अपचयन या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवकरण भी बोलते हैं। तो अवकरणित करने का क्या मतलब होता है? तो हमने आप लोग को कई एक चीज बताया था, कुछ वर्ड हम रिमाइंड करवाते हैं, ध्यान से देखिएगा। लियोजर बार बार कहते हैं, इस सब चीज को याद रखो। ये आपका क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ऑक्सीडेशन होता है, यानी अवकरण होता है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अवकरण, यानी इलेक्ट्रॉन जब लेता है तो जब इलेक्ट्रॉन को लेगा तब आपका क्या होगा? तो अवकरण होगा। इलेक्ट्रॉन जब देगा तब आपका क्या होगा? तो ऑक्सीकरण होगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीकरण होगा, इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो अवकरण होगा। क्या होगा? अवकरण होगा। अब जरा सा देखते हैं, तो रिडक्शन तो कहता है H2O2, तो H2O2 बेटा दोनों काम करता है। H2O2 आपका अपचयन का भी अपचयनित करता है और अपचयन का भी काम करता है, और ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। दूसरे को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कौन करेगा? जो अपना ऑक्सीजन दूसरे को देगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो जो ऑक्सीजन दूसरे को दे देगा, मान लो कि आप किसी को गरीब बनाना है, तो आप अपने आप में अमीर बनने का आदत डालिए। उसके पास जितना संपत्ति है सब संपत्ति को चूस लीजिए, वो इंसान ऑलरेडी क्या बन जाएगा? गरीब बन जाएगा। और किसी को अमीर बनाना है तो खुद को क्या
फकीर बनाने का आदत डालना चाहिए। खुद को क्या बनाने का आदत डालिए? फकीर बनाने का आदत डालिए। ठीक है, तो आप अगर फकीर रहिएगा तो वो क्या बन जाएगा? अमीर बन जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी फकीर और बेगर आपको सब जगह दिखाई देता है, जो बेगर सब भिखारी सब देखते हैं इधर उधर टहलते रहता है, ऐसा नहीं, कुछ लोग तो पैसा बस वहाँ बैठे होते हैं, तो उसके पास संपत्ति का कमी नहीं होता है। सुबह से शाम तक 1000 2000 5000 10,000 उसको ऐसे ही 5 रुपया 10 रुपया फेंकते फेंकते मिल जाता है। ठीक है, और उसका संपत्ति का ब्यौरा देखिएगा तो बहुत ज़्यादा होता है। हमको उससे मतलब नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन था कि H2O2, तो H2O2 दोनों काम करता है, अपचयन का भी काम करता है, बहुत अच्छा ऑक्सीकृत तत्व होता है। तो इसमें किसको अपचयनित करके ऑक्सीकृत करवाता है? तो H2O2 का रिएक्शन आप इसके साथ करवा दीजिएगा, Pb के साथ, PbS के साथ, तो ये PbO का फॉर्मेशन कर लेगा और आपको H2O बाहर निकल जाएगा और SO2 यहाँ से बाहर निकलेगा। तो किसको करेगा? तो PbS को करेगा। किसको करेगा? PbS को। तो PbX को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अपने आप को रिड्यूस कर लेता है, यानी ये यहाँ से ऑक्सीजन क्या करेगा? रिमूव कर देगा और किसको दे देगा ऑक्सीजन? तो आपका PbS जो लीड सल्फाइड दिया हुआ है उसको ऑक्सीजन देता है। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? पढ़ने में मजा आ रहा है? अभी देखो आगे एक से एक बढ़कर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं चुन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या कहता है, बहुत ही खूबसूरत सा ये सेट है। कहता है समुद्री स्रोत से निम्न में से कौन सी हैलोजन यौगिक यानी क्या का औद्योगिक होगा, औद्योगिक स्तर पर नहीं तैयार की जाती है। तो हैलोजन का मतलब क्या होता है, जरा सा इसको समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। हैलोजन का क्या मतलब होता है? हैलोजेंस, ठीक है, हैलोजेंस का मतलब क्या होता है? ये दो वर्ड से बना हुआ है, एक आपका हैलो और दूसरा आपका जेंस, ये दो वर्ड से बना हुआ है। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे जगह आपका इंग्लिश से समझना बहुत आसान होता है और बहुत जगह हिंदी से समझना आसान। तो हैलोजन वर्ड का क्या मतलब होता है? वैसे हैलोजन आपका ग्रुप 7A ग्रुप का जितना भी एलिमेंट होता है उसको हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। इसमें एलिमेंट कौन आते हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटासिन आते हैं। ये आपका रेडियो एक्टिव होता है, ये आपका क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। अदरवाइज जो भी आपका दिखाई दे रहा है तो ये चारों को चारों हैलोजन ग्रुप में रखा जाता है, वो रेडियो सक्रिय तत्व होता है। हैलोजन का मतलब होता है कि हेलो का मतलब होता है सी सॉल्ट, हेलो का मतलब क्या होता है? सी सॉल्ट, सी सॉल्ट का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, और जेंस का मतलब होता है फॉर्मर, सी सॉल्ट फॉर्मर। ठीक है, यानी वैसे आपके हैलोजन में वैसा एलिमेंट है जो सी सॉल्ट फॉर्मर होता है, यानी समुद्र में जो सॉल्ट पाए जाते हैं, समुद्र में जो सॉल्ट पाए जाते हैं वो सी सॉल्ट, जो समुद्र में बहुत सारे सॉल्ट पाए जाते हैं, जिस सॉल्ट के कारण समुद्र का पानी क्या होता है? सॉल्टी होता है। समुद्र का पानी क्या होता है? सॉल्टी होता है, नमकीन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसमें बहुत सारे लवण पाए जाते हैं। ठीक है, और वो लवण से जिस तत्व को प्राप्त किया जाता है, वो लवण जिस तत्व को देता है हम लोग को, वही तत्व क्या कहलाता है? हैलोजन कहलाता है। उम्मीद है आपको हैलोजन समझ में आ गया हो। अब कहता है कि औद्योगिक स्तर, इस चारों हैलोजन में सबसे यूनिक एलिमेंट आपका क्या होता है? सबसे यूनिक और सबसे डेंजरस, सबसे यूनिक और सबसे डेंजरस और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? आपका फ्लोरीन होता है। कई सेंस में, कई सेंस में, एक सेंस में नहीं, कई सेंस में आपका फ्लोरीन जो होता है वो आपका सबसे यूनिक, यूनिक कहने का मतलब ये है कि आपका ये 7A ग्रुप में पाया जाता है। लेकिन फ्लोरीन का बेटा देख लो, बताते हैं, एटॉमिक नंबर 9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 7 होते हैं। 2 और 7 होता है, तो 2 और 7 में आपका ऐसे लिखिएगा तो 1s2 2s2 2p कितना हो गया? 5, 2p5। तो इसमें आपका डी ब्लॉक नहीं पाया जाता है। डी ब्लॉक क्या होता है? नहीं पाया जाता है। डी ब्लॉक नहीं पाया जाता तो शेप साइज छोटा होता है, शेप साइज छोटा होता है। ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा फ्लोरीन का, ऑक्सीडेशन नंबर ये आपका हमेशा -1 होगा। चाहे किसी के साथ इसको ले लीजिए, दूसरा का चेंज कर जाएगा, इसका नहीं चेंज कर सकता, हमेशा -1 होगा। ये छोटा होने के बाद भी क्या होता है? बड़ी कॉन्डेंस होता है, बड़ी कॉन्डेंस होता है, यानी बहुत आपका जो चिपका हुआ छोटा सा साइज होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपका एगो न्यूक्लियस होगा, एक ऑर्बिट और 2 ऑर्बिट होंगे। और ये यूनिक इसलिए कहे हैं कि ये छोटा साइज डी ब्लॉक इसमें नहीं पाया गया।
डी ब्लॉक के बिना रिएक्टिव नहीं होता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उसी को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। लेकिन ये डी ब्लॉक में नहीं पाए जाने के बाद भी जितने हैलोजेंस है उसमें बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यूनिक इसलिए बोलते हैं कि इसके पास ऐसा गुण है जो किसी के साथ जाता है तो अपना गुण को छोड़ता नहीं, जैसे आपका ऑक्सीडेशन नंबर कभी नहीं छोड़ेगा। डेंजरस इसलिए कहते हैं कि कई ऐसे केस आते हैं जहां का ये पूरे सिस्टम को ही चेंज कर देता है। केमिकल रिएक्शन और किसी के साथ आएगा तो पूरा सिस्टम को बदल देता है ये, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम प्रॉपर, या और भी जो पढ़ाते हैं टीचर वो बताते होंगे कि ये बहुत डेंजरस होता है। अब हमारे पास कहता है कि समुद्री स्तर पर तो इन चारों में सबसे ज़्यादा यूज और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, हैलोजन है, जिसका भरपाई समुद्र से इतना आपका हैलोजन में फ्लोरीन है और समुद्र से इतना ज़्यादा फ्लोरीन का भरपाई हमको नहीं हो पाता है। तो औद्योगिक स्तर क्या कहता है, निम्न स्रोत, समुद्री स्रोत से निम्न में से कौन सी हैलोजन औद्योगिक स्तर पर नहीं तैयार किया जा सकता है, कौन सा, तो आपका फ्लोरीन। जितनी आवश्यकता है उतना समुद्र हमको नहीं दे पाता है, तो इसको हम बाइली क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड, यहाँ पर पेंटाहाइड्रेटेड 5H2O होगा, ठीक है, पेंटाहाइड्रेटेड प्लस HNO3 के साथ। तो यहाँ पर क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका क्या कंडीशन आता है, यहाँ पर जो कंडीशन हमारे पास आता है वो कंडीशन क्या आता है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है कि कॉपर सल्फेट जो है वो आपका 5H2O के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पर किसको लेंगे, तो कंसंट्रेटेड HNO3 को लेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 को लेंगे। तो सांद्रित नाइट्रिक HNO3 लिखें, H2SO4, कंसंट्रेटेड किसको लेते हैं, तो H2SO4 को लेते हैं, किसको लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप लीजिएगा कंसंट्रेटेड, तो ये क्या करेगा आपको सल्फ्यूरिक एसिड कि यहाँ पर डिहाइड्रेशन का काम करेगा, किसका काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, किसका काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, जिसको निर्जलीकरण बोलते हैं, निर्जलीकरण कहा जाता है। निर्जलीकरण कहने का मतलब क्या, इसमें आपका जल पाया गया, इसमें क्या पाया गया है, 5 मोल वाटर है। कितना मोल वाटर है, 5 मोल वाटर है। जब कंसंट्रेटेड H2SO4 को लीजिएगा और 373 केल्विन टेम्परेचर आप दे दीजिएगा, तो यहाँ से 5H2O को बाहर निकाल कर ये कॉपर सल्फेट को अलग कर देगा और 5 मोल जो आपका वाटर दिया गया है इसको अलग कर देगा। और ये जो बेटा आपको दिया गया है ये, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इससे और भी क्वेश्चन आता है, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो आपका 5H2 पेंटाहाइड्रेट, इसका नाम कैसे लिखेंगे, 5 है तो 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंटा, 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंटा। H2O को क्या लिखेंगे, तो हाइड्रेटेड, पेंटाहाइड्रेटेड, हिंदी में भी वही लिखेंगे। और CuSO4 को क्या लिखेंगे, कॉपर सल्फेट, CuSO4 को क्या लिखेंगे, कॉपर सल्फेट। तो आपसे पूछ सकता है कि इसका केमिकल नेम क्या होगा, तो आप लिखेंगे पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, क्या लिखेंगे, पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। समझ में आ गया। अब पूछेगा आपसे, ये भी पूछ सकता है कि ये आपका कॉपर सल्फेट, तो इसका केमिकल, इसका कॉमन नेम जो होता है, इसका जो कॉमन नेम होगा वो आपको ब्लू विट्रॉल होता है, ब्लू विट्रॉल। आपको कहीं एक बार पूछता है, कैसे बताते हैं, इसी को कहा जाता है नीला थोथा। क्या कहा जाता है, नीला थोथा। आपसे पूछता है, क्या पूछता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपसे पूछता है, कई एक बार पूछता है कि ब्लू विट्रॉल जो होगा जिसको नीला थोथा बोलते हैं, वो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो CuSO4 5H2O। क्या लिखेंगे, CuSO4 5H2O, पहला चीज। दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि जो आपका नीला थोथा होता है उसमें कितने मोल वाटर पाए जाते हैं या कितना मॉलिक्यूल्स वाटर का होगा, तो क्या आंसर होगा, तो 5 डालेंगे। क्या आंसर होगा, तो 5 डालेंगे। अब पूछ रहा है कि CuSO4 5H2O को सांद्रत H2SO4 का उत्पाद क्या होगा। भाई उत्पाद क्या होगा, यहाँ से वाटर बाहर निकल गया तो हमको मिला क्या, हमको मिला क्या, तो हमको मिल गया कॉपर सल्फेट। तो कौन सा ऑप्शन होगा, कॉपर सल्फेट इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझ में आया। ये बराबर पूछता है तो कैसे कैसे क्या पूछेगा वो एक बार और समझ लो। CuSO4 5H2O इसका केमिकल नेम पूछेगा तो पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बोलेंगे। इज इट क्लियर। दूसरा कहता है कि कॉपर सल्फेट का रिएक्शन यानी CuSO4 5H2O को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो यहाँ पर H2SO4 क्या काम करता है, तो H2SO4 आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब होता है क्या, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, जल। और डिहाइड्रेट या हाइड्रेटेड का मतलब क्या होगा, जल को जोड़ना, या हाइड्रेशन का मतलब जल को जोड़ना, और डिहाइड्रेशन का मतलब क्या, जल को रिमूव करना, बाहर निकालना। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो जल को बाहर निकालने का काम करता है।
ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग निर्जलीकरण बोलते हैं। और यहाँ से जल को बाहर निकाल के क्या बना देता है, कॉपर सल्फेट बना देता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसका नाम भी पूछता है, CuSO4 5H2O का कॉमन नेम क्या होगा, तो ब्लू विट्रोल होगा। ब्लू विट्रोल का कॉमन नेम केमिकल फार्मूला पूछेगा तो CuSO4 5H2O लिखेंगे। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकता है ब्लू विट्रोल में कितने मोल आपके वाटर पाए जाते हैं, तो 5 मोल। कितना मॉलिक्यूल्स वाटर का पाया जाता है, तो 5 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है निम्न में से कौन सा फास्फोरस अम्ल कहलाता है। फास्फोरस अम्ल किसको कहा जाता है, तो H3PO3 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, H3PO3। तो आपका H3PO3, हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये हो गया। लेकिन निम्न में से कौन सा फास्फोरस अम्ल कहलाता है, तो सब बेटा फास्फोरस का चीज है। ये भी फास्फोरस का है, ये भी फास्फोरस का है, ये भी फास्फोरस का है, ये भी फास्फोरस का है। तो अब आपका जो फास्फोरक अम्ल हुआ ये बनता कैसे है, तो ये बनता है बेटा पोटेशियम फॉस्फेट को, जो आपका पोटेशियम फॉस्फेट होता है, इस पोटेशियम फॉस्फेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जहां पोटेशियम ये जो आपका लिया जाता है, ये तनु लिया जाता है, डाइल्यूट फॉर्म में लिया जाता है, और इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो KCl पोटेशियम क्लोराइड बनता है। और आपको कौन सा एसिड बन जाता है, तो आपका फास्फोरस अम्ल का निर्माण कर लेता है। यही कौन सा अम्ल है, तो ये आपका फास्फोरस अम्ल है। कौन सा अम्ल है, तो ये आपका फास्फोरस एसिड है। तो बना कैसे वो भी हमने दिखा दिया, और कौन सा था, तो ये था। कैसे बना वो दिखा दिए कि आपका पोटेशियम फॉस्फेट का रिएक्शन, पोटेशियम फॉस्फेट कैसा लेंगे, डाइल्यूट, यानी उसमें पानी मिला हुआ रहेगा, और उसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाएंगे तो पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। और कौन सा एसिड दे देगा, तो फास्फोरस एसिड देगा। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज केमिस्ट्री। ठीक है, तो मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री को केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसमें बहुत चीज का संगम है, बहुत चीज का संगम है। तो इसको बड़ी बारीकी से और ध्यान से समझने का कोशिश करेगा। तू जैसे समझेगा हम वैसे ही समझाएगा, लेकिन तू समझने का कोशिश जरूर करेगा। एग्जामिनेशन नजदीक है, नो मैटर, अच्छा ही जाएगा बेटा। 50 से 60 लेक्चर दे दिए। 60 लेक्चर में ना, 60 लेक्चर अगर हम देते हैं ना, तो लगभग एक पार्ट 11th का या एक पार्ट 12 का पूरा निकाल देते हैं। पूरा चैप्टर पूरा फिनिश कर देते हैं, केमिस्ट्री फिनिश कर देते हैं, फिजिक्स से कर देते हैं, मैथ, बहुत हो गया। ठीक है, और एक पॉलिटेक्निक में इतना दे दिए, कम बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। और इतना क्वेश्चन, 1500 प्लस क्वेश्चन। हाँ, एक चीज़ और बड़ी खूबसूरती और बड़ी अच्छी बात बताना हम भूल ही गए थे कि आप लोग का क्या होने वाला है, आपको पता होना चाहिए कि अब आप लोग का टेस्ट होने वाला है। याद रखिएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चे। ठीक है, आप लोग का टेस्ट होने वाला है। आप लोग का हम जैसा एग्जामिनेशन में टेस्ट वहाँ आपका लिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही आपको क्वेश्चन तो हम करवा ही रहे हैं। अब आपका 2 आवर का 90 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, और उसका सॉल्यूशन भी हम यही करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्रिपेयर होकर रखिएगा। 1 से 2 दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली आपको हम बता दें तो लगभग मान लो कि अभी जो समय चल रहा है, ये लेक्चर आप जब देखिएगा उसके 1-2 दिन के जस्ट बाद आपको टेस्ट स्टार्ट होगा। 20 तक इसको कंप्लीट करके हमको निकाल देना है। 20 तक क्या करना है, 20 से 21 तक कंप्लीट करके निकाल देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कहता है किसे हास्य गैस कहा जाता है। नाम सुना होगा, हास्य गैस यानी क्या, हंसने वाला गैस। लाफिंग गैस किसको कहा जाता है, लाफिंग गैस क्या होता है, N2O फार्मूला आपको पता होगा। लाफिंग गैस क्या होगा, N2O इज द केमिकल फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस। पता है या नहीं है, सो बता दो, पता होना चाहिए। जब लाफिंग गैस जान गए हैं तो आंसू गैस क्या होता है भाई, आंसू गैस क्या होता है, तो आंसू गैस आपका CCl3, आंसू गैस आपका क्या होता है, CCl3NO2, ये आपका आंसू गैस होता है। कौन सा गैस होता है, कार्बन ट्राइक्लोराइड नाइट्रोजन ऑक्साइड। कार्बन ट्राइक्लोराइड नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका, या नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, ये आंसू गैस होता है। ये कौन सा गैस होता है, आंसू गैस होता है। आंसू गैस जो होता है ये बेटा कार्बन का कंपाउंड है, इसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। पूछ सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, जरूरी थोड़ी है हंसने ही वाला गैस पूछे। इसको कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बनिक यौगिक। और ये आपका लाफिंग गैस होता है। तो लाफिंग गैस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जानते हो नहीं जानते हो, अगर कोई आदमी कहीं किसी का मर जाए, बहुत प्रिय हो, अपना हो, पराया हो, और सब आदमी रोता हुआ रहे, तो वहां पर ले जाके आंसू गैस छोड़ देना। क्या करेगा, आंसू गैस छोड़ देना। जो देखने भी आने वाला हुआ ना, वो भी भाग जाएगा। आखिर क्या बात है, आदमी मरा हुआ है, फिर भी सब क्या करने लगेगा, हंसने लगेगा। इसीलिए इस गैस को कौन सा गैस बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं। कौन सा गैस बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं। अब बताओ ना, हम पढ़ा रहे हैं तो हमको हंसी आ रहा है। अब इतना पावरफुली गैस है कि
पैनल से बाहर निकल के, बोर्ड से बाहर निकल के हमको हंसा रहा है। तुम लोग भी मोबाइल में देखेगा तो बहुत हंसाएगा, इतना पावरफुल। इसीलिए हम साथ में कौन गैस को लाए हैं न्यूट्रल करने के लिए, CCl3NO2 को लाए हैं। ये आंसू गैस है, वो लाफिंग गैस है। इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो मान लीजिए बहुत सारा भगदड़ या ये सब जो हो जाता है कहीं भी क्राइसिस, तो पुलिस प्रशासन इसका उपयोग करती है आंसू गैस का, ठीक है। और तब वहां से लोग क्या होते हैं, भागना शुरू करते हैं। आपका सबसे पहले ये आप जो लाफिंग गैस है उसको 1772 ईस्वी में प्रिस्टले ने सबसे पहले 1772 ईस्वी में इस गैस को बनाया था। कौन बनाया था, प्रिस्टले ने बनाया था 1772 ईस्वी में। और ये गैस जहां भी लीक किया जाता है तो लोग को हंसाने का काम करता है, इसलिए इस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है। बनाया कैसे था, तो जिंक का रिएक्शन आपको नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड ठंडा और तनु, ठंडा और पानी मिला हुआ नाइट्रिक अम्ल का अभिक्रिया जिंक के साथ करवाया तो क्या बना, जिंक नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ, वाटर और आपका कौन सा, ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड बना था। कौन, जिसको हम लोग या नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोल सकता है, ये लाफिंग गैस का फॉर्मेशन। तो बनाया कौन था, तो बनाया था कौन, प्रिस्टले ने बनाया था। कब बनाया था, तो 1772 ईस्वी में पहली बार। कैसे बनाया था, तो जिंक का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड जो ठंडा और तनु नाइट्रिक एसिड के साथ जिंक का अभिक्रिया करवाया तो जिंक नाइट्रिक वाटर और लाफिंग गैस का फॉर्मेशन हुआ था। उम्मीद है एक क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चन हम आप लोग को समझा दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है 0.005 N NaOH विलियन में H3O+ है, जब Kw का मान क्या दिया हुआ है, 10⁻⁻14 दिया हो। तो बेटा Kw का मान क्या होता है वो पहले जान लो। Kw बराबर आपका क्या होता है, तो H3O+ हो जाता है और OH माइनस हो जाता है, OH माइनस हो जाता है। हमसे क्या पूछ रहा है कि H3O+ का, इसका मान हमसे पूछा जा रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। किसका वैल्यू, जो आपके सामने दिया गया है इसका वैल्यू पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो Kw का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 10⁻⁻14, 10⁻⁻14। H3O+ आपको निकालना है, H3O+ क्या करना है, निकालना है। और OH का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ये किसका मान है, तो आपका OH का मान, OH माइनस का कंसंट्रेटिव मान दिया हुआ है कितना, 0.005 आपका दिया हुआ है। अब आपको सॉल्व कर देना है, तो यहाँ से निकाल दीजिए। बार बार कहते हैं ये क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक सेट में एक एक सेट बीच करके हम तुमको H+ OH माइनस और इसका कहानी हम बार बार दिखा रहे हैं pH वाला, इसको जरूर याद रखिएगा। इस ऐसा एक क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा, हम बार बार कहते हैं कि एक क्वेश्चन रहेगा। आप हमारे पूरे सेट को उल्टा दीजिए, 50 से 60-70 लेक्चर हम आप लोग को दे चुके हैं। लगभग आपको 60-70 में जितना केमिस्ट्री का लेक्चर होगा, 25 से 30 लेक्चर में, 20 लेक्चर में एक क्वेश्चन प्रत्येक सेट में आपको दिखाई दिया होगा। तो ये ध्यान में रखिए कि एक क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा और कैसे बनेगा वो आप लोग को समझ में आना चाहिए। अब यहां से क्या निकालना है, H3O+ निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻14 अब बट्टा 0.005। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कर दो, जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻14 बट्टा क्या 5 इधर ले लो, 10 कितना ले लो, 3 इधर ले लो, 10⁻3, तो 10 को इधर ले आओ। अब बचेगा कितना, 10⁻⁻12 और इधर कितना बच गया, 5, 5 से काट दो 2 बार में, क्या आया, 2 × 10⁻⁻12, 2 × 10⁻⁻12। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। समझ में आया। तो ऐसे भी आपको एक क्वेश्चन रहेंगे, मैं बार बार कहता हूं, तो ये सब क्वेश्चन आप फोकस कीजिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 8, 10, 15, 20 क्वेश्चन आपके बुक में होगा। जो भी होगा एसिड बेस सॉल्ट पर जाइए और वहां से pH के मान को देखिए और वहां से फोकस कीजिए। अगर ना समझ में आता है तो आप हमको बोलिए, हम 5 से 10 मिनट में पूरा समझा देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, निम्न यौगिक के ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण में O2 मुक्त नहीं होता है। अब देखिए, तो अब SO2 का रिएक्शन, ओजोन का सूत्र क्या होता है भाई, ओजोन का O3 सूत्र होता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है आपका, O3 होता है। जब इसके साथ रिएक्शन करवाइएगा तो क्या बन जाएगा, SO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, SO3 बन जाएगा। 2 यहाँ लगा दो और आपका 2 यहाँ लगा दो, बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जो भी बनेगा आपका, SO2 को बनाइएगा तो SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से ऑक्सीजन नहीं मुक्त करेगा, नॉट O2 रिलीज, O2 रिलीज नहीं होगा, नॉट O2 रिलीज। क्या करेगा, O2 रिलीज नहीं करेगा। अब आप HCl दिया हुआ है, HCl का रिएक्शन किसके साथ करवा दीजिए, O2 के साथ करवा दीजिए। तो यहाँ से क्या बनेगा, HCl का रिएक्शन O3 के साथ करवाइएगा, H2O, ठीक है, Cl2O और प्लस क्या
O2 गैस यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज कर जाएगा। तो यानी ये आपका इसके साथ रिएक्शन करता है, या HClO2 का रिएक्शन हो सकता है, ऐसे भी आपको ये फॉर्म कर सकता है। तो इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, पूछ रहा था नहीं करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा और इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, प्रत्येक केस में आपको किसको दे देगा, O2 को देगा। तो कौन सा होगा, तो कहता है कि इन चारों में से कौन O3 के साथ ओजोन के साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्सीकरण, ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण में O2 को नहीं देने का काम करता है, तो आपका SO2 SO3 में चेंज कर जाएगा, O2 यहाँ से बाहर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी है। उभयधर्मी कहने का मतलब न्यूट्रल ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। न्यूट्रल ऑक्साइड यानी उस पर चार्ज क्या होना चाहिए, न्यूट्रल ऑक्साइड यानी न्यूट्रलाइजेशन का काम करे। तो बेटा ये चारों जो दिया हुआ है ना, इस चारों में एम्फोटेरिक, एल्युमिनियम जो होता है आपका वो एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं, एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं। कैसा मेटल होता है, एम्फोटेरिक मेटल्स होता है, एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं। तो ये एम्फोटेरिक कहने का मतलब कि वैसा मेटल जिसके पास मेटेलिक गुण भी हो और नॉन मेटेलिक गुण भी हो। क्या हो, मेटेलिक गुण भी हो। ये आपका Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। इसके पास दोनों गुण होते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी भी पाया जाता है, धात्विक गुण भी पाया जाएगा और अधातु का भी गुण पाया जाएगा। किसका गुण पाया जाएगा, अधातु का भी गुण इसमें पाया जाता है। किसमें, Al2O3 में। अब जब ये एम्फोटेरिक हो गया तो जब मेटेलिक गुण होगा तब क्या करेगा, तो एम्फोटेरिक तो ये दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट्स विथ बेस, एसिड एज वेल एज बेस, एसिड एज वेल एज बेस, एज वेल एज बेस। यानी ये अम्ल के साथ साथ, अम्ल के साथ साथ किसके साथ, क्षार के साथ भी अभिक्रिया करने का काम करता है। कौन, Al2O3। तो जैसे हम मान लो कि Al2O3 दिया हुआ है, अब इसका रिएक्शन आप HCl के साथ करवा दीजिएगा। किसके साथ करवा दीजिएगा, HCl के साथ करवा दीजिएगा। इसका रिएक्शन आप Al2O3 आपका दिया हुआ है, तो इसका रिएक्शन आप किसके साथ करवा सकते हैं, बेस NaOH के साथ भी करवा सकते हैं। तो क्या बनाएगा, NaAlO3 और प्लस क्या, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, इसका फॉर्मेशन कर देगा। जब इसके साथ करवाइएगा तो क्या बनाएगा, इसके साथ करवाइएगा तो क्या बनाएगा, दोनों रिएक्शन को क्या कीजिएगा, आप सिंपल वे में करवा सकते हैं। ऐसा बहुत सारा रिएक्शन बताए हैं आपको। तो इसमें से पूछ रहा है तो कौन सा ऑप्शन होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड इज द बेस्ट ऑप्शन। ये आपका बहुत अच्छा उभयकर्मी होता है, एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है, बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है, वैसा ऑक्साइड्स जिसके पास धात्विक गुण हो, अधात्विक गुण हो, अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करे और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करने का काम करता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, जिंक का रिएक्शन करवाना है H2SO4 के साथ, तो करवा दो। जिंक का रिएक्शन किसके साथ, H2SO4 के साथ करवाना है। तो जिंक अगर टूटेगा तो किस में टूट जाएगा, Zn2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये अगर टूटेगा तो किस में टूट जाएगा हमारे पास, तो 2H+ में टूट जाएगा और SO4 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब कहानी क्या आ जाएगा हमारे पास, सो देखिए कि Zn2+ H2SO4 के साथ मिलेगा तो ZnSO4 का फॉर्मेशन कर लेगा और ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद किस में बदल जाएगा, हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, हाइड्रोजन गैस में। तो आपको क्या उत्पन्न क्या हुआ यहाँ पर, तो ये ऑप्शन तो था नहीं Zn सल्फेट, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। बी सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इसमें ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, बेटा पहले क्वेश्चन उतार लो। क्या दिया हुआ है, NH4SO4 दिया हुआ है और NH4 दिया हुआ है। अब इसका क्या निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, निकाल दो। हाइड्रोजन का कितना होता है, पहले इसको तोड़ दो 2 पार्ट में, ठीक है। जब बड़ा कंपाउंड दिखाई दे तो उसको छोटे पार्ट में तोड़ लो, और कुछ का फिक्स होता है, एस ब्लॉक का और पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक का वेरी करता है मिनिमम से मैक्सिमम, एस ब्लॉक का फिक्स होता है। ग्रुप वन के जितने भी मेटल्स होते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। ग्रुप 2 के जितने भी मेटल्स होते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। ग्रुप 3 जो पी ब्लॉक में आता है उसका +3 होता है। 4A में जो आता है उसका -4 से +4 होता है। 5A में जो आता है उसका -3 से +5 होता है। 6A में जो आता है उसका -2 से +6 होता है। 7A में जो आता है जो हैलोजन ग्रुप है उसका आप देखिएगा तो उसका क्या -1 से लेकर +7 तक आता है। ऑक्टेट वाला का 0 होता है। डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है उसका वैरी करता है, उसका क्या करता है, वैरी करने का काम करता है। हमने सब बोल दिया। अब यहाँ पर देखिएगा, तोड़िएगा इसको तो NH4 यहाँ पर SO4 2- आ जाएगा और इस पूरा पर क्या आ जाएगा,
प्लस आ जाएगा। इस पूरा पर क्या आ जाएगा? प्लस। यहाँ पर 2 गो माइनस है तो यहाँ पर 2 गो प्लस होगा। अब हमको इससे कोई लेना देना नहीं, हमको लेना देना किससे है? तो इधर वाला से लेना देना है। कैसे लेना देना है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का निकालना है तो मान लेते हैं कि नाइट्रोजन का x है। हाइड्रोजन कितना है? तो 2 और ये कितना है? ये आपका 4 आई 2 कितना हो गया? 8 गो। एगो पर होता है -1 तो 4 गो पर 8 गो पर कितना हो जाएगा? -1 गुने 8, -1 की +1 ना, हाइड्रोजन पर +1 और +1 गुने 8 और टोटल पर कितना दिया हुआ है? 2, तो इधर 2 डाल देंगे। पूरा का कहानी कितना है? 2 के बराबर। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 - 8 बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 2 - 8 यानी -6/2 कट के कितना आ जाएगा? -3 कट के कितना आ जाएगा? -3 यानी बी इज योर करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे बनाना सीखना होगा। हाइड्रोजन ग्रुप 1 का मेटल था, इसका भी हम समझा देते हैं। तो ऑक्सीजन का क्या होगा? -2, 4 दिया हुआ तो -2 गुने 4 और सल्फर का मैक्सिमम +6 होगा, जोड़ दो इसको -2 आ जाएगा। इसीलिए SO4 पर क्या लिखते हैं? -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, इतना कुछ देखने के लिए एक थैंक यू तो बनता है, एक थैंक यू तो बनता है इतने कुछ देखने के लिए। अब आगे देखते हैं कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जब जब थैंक यू और धन्यवाद देने की बारी आती है तब कोई बड़ा मुसीबत आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक खुशी के पल के बाद गम का पल आता है। नहीं, जब खुशी आए तो वहाँ पर ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि दरवाजे पर गम दस्तक देते रहता है। ठीक है, तो ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, आगे दस्तक देने वाला है कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। स्टैंडर्ड, ध्यान से समझिएगा, हम बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है किसको? इसको। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव क्या लिया जाता है? तो बेटा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का, इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो आपको एक्सपेरिमेंट से 0 निकाला गया। क्या निकाला गया है? 0 निकाला गया। स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है, इसमें करते क्या सब है वो कहानी समझिए। आपने पढ़ा होगा एक कहानी, हम बार बार चिल्लाते हैं गैस के केस में, STP और NTP का कहानी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यानी टेम्परेचर आपका 273.15 केल्विन और प्रेशर आपका 1 atm। ये STP कहीं दिया हुआ है यानी ये फिक्स है। तो स्टैंडर्ड कोई भी चीज़ जब होता है तो वो कंडीशनल चीज़ होता है। स्टैंडर्ड कोई भी चीज़ होता है वो कंडीशनल चीज़ होता है। कंडीशनल कहने का मतलब क्या? शादी विवाह में गेस्ट तो बहुत आया, लेकिन हमारे लिए कुछ गेस्ट बहुत स्पेशल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्पेशल हो जाते हैं। खैर हम लोग का तो ये उम्र रहा नहीं, लेकिन तुम लोग का ये उम्र है कि तुम्हारे लिए बहुत सारे गेस्ट स्पेशल ही नहीं, सुपर डुपर स्पेशल गेस्ट हो जाते हैं और तुम लोग उसी के पीछे लगे रहते हो। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा हम क्या बता रहे थे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, तो बेटा इलेक्ट्रोड क्या होता है वो कहानी समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये सॉल्यूशन है, ठीक है, और सॉल्यूशन में एक रॉड हम डालते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में हम एक रॉड को डालते हैं। किसको डालते हैं? एक रॉड को डालते हैं। तो वो रॉड आपका मेटल का बना होता है। किसका बना होता है? मेटल का रॉड बना होता है। और जिस सॉल्यूशन में हम डालते हैं तो ये मेटल, जिस मेटल का हम रॉड लेते हैं ना, उसी मेटल का, उसी धातु का बना हुआ सॉल्ट होता है, उसी धातु का बना हुआ सॉल्ट होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि जिंक का रॉड ले लिए, तो जिंक का ही सॉल्ट लेंगे, जिंक सॉल्यूशन का ही क्या लेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। चूंकि मेटल जिंक है तो इलेक्ट्रोड के हिसाब से इलेक्ट्रोलाइट को लिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से इलेक्ट्रोड को लिया जाता है। अगर ये कॉपर सल्फेट यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लेते तो आपका मेटल इलेक्ट्रोड किसका लेते? कॉपर का लेते। यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड लिए हैं मेटल का, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या लेंगे? जिंक सल्फेट लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जिंक सल्फेट ले लेंगे। आपको इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस को बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा फ्लो हो, इसके लिए 5% HCl को या H2SO4 को ये सब मिला देते हैं ताकि आयंस का फ्लो तेजी से हो, ज़्यादा मात्रा में आयंस मिले। ठीक है, ऐसा करते हैं, लेकिन लिया ऐसे ही जाता है। ठीक है, अब STP स्टैंडर्ड का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो आपको 25 डिग्री सेल्सियस होगा, प्रेशर जो होगा वो आपका 1 atm होगा, और कंसंट्रेशन जो होगा वो आपका, किसी भी चीज़ का कंसंट्रेशन जो होगा इलेक्ट्रोलाइट का, वो आपका 1 m के बराबर होता है। 1 m यानी मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स
प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। तो ये तीन चीज आपका अगर कंडीशनल हो गया, इट मीन्स कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू को दे रहा है। किस वैल्यू को दे रहा है? स्टैंडर्ड वैल्यू को। अब चूंकि हाइड्रोजन का कहानी है, तो हाइड्रोजन तो गैस है, इसमें इलेक्ट्रोड लेते हैं मेटल का, तो हाइड्रोजन के केस में क्या करते हैं वो भी जान लीजिए। हाइड्रोजन के केस में क्या करेंगे हम लोग, क्या हाइड्रोजन के केस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आपका एक ग्लास लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, शीशा का एक ग्लास लेते हैं, और बीच में हम क्या करते हैं, एक आपका रॉड लगाते हैं। किसका? प्लेटिनम का एक रॉड लगा देते हैं। किसका? प्लेटिनम का एक रॉड लगाते हैं, और ये शीशा का ग्लास लेते हैं, और इस शीशा के ग्लास में यहाँ से क्या करते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो होता है उसको यहाँ से हाइड्रोजन गैस को डालते हैं ताकि ये रिएक्ट ना करे, और नीचे में क्या करते हैं कि प्लेटिनम ब्लैक का एक पत्थर लगा देते हैं रॉड से। ठीक है, ये प्लेटिनम ब्लैक का पत्थर है, प्लेटिनम ब्लैक का क्या है? पत्थर है, जो बहुत अच्छा एब्जॉर्ब यानी हाइड्रोजन गैस को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने का काम करता है, बहुत ज़्यादा अवशोषित करने का काम कौन करता है? प्लेटिनम ब्लैक। और इसको क्या रख देते हैं? हाइड्रोजन का ही, जैसे H2SO4 ले लो या Cl ले लो, क्योंकि जो मेटल इलेक्ट्रोड का लेंगे उसी के हिसाब से हम इलेक्ट्रोलाइट भी लेते हैं। ठीक है, जैसा इलेक्ट्रोड लेंगे उसी के हिसाब से इलेक्ट्रोलाइट को लेंगे, और जैसा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसी के हिसाब से हम इलेक्ट्रोड को लेंगे, उसी के हिसाब से क्या करेंगे? इलेक्ट्रोड को लेंगे। तो जैसे ही हमने इसको लिया तो हाइड्रोजन गैस ये क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। और ये जो कहानी हम करवा रहे हैं वो किस कंडीशन में करवा रहे हैं? इस कंडीशन में करवा रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट करवाया गया, ठीक है, और ये कंडीशन लिया गया ये कंडीशन लिया गया और ऐसे करवाया गया, तो पाया गया कि इलेक्ट्रोड विभव जो का मान जो आया वो कितना के बराबर आया? 0 के बराबर। हम ऐसे भी कह के निकल सकते थे, लेकिन आपका टोटल कहानी हम आपको बता दिए। ध्यान से आप देखिए, पानी पी लेते हैं थोड़ा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्या कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 10 पे पावर कितना? 23। कार्बन डाइऑक्साइड के 10 टू दी पावर, CO2 के 10 टू दी पावर 23 अणु में कितने मोल पाए जाते हैं? तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, जरा सा समझ लो। ये भी मोल कॉन्सेप्ट का कहानी, वैसे आप लोग जो बच्चे हमसे पढ़ चुके होंगे उसको तो दिक्कत होना नहीं चाहिए। आप लोग को हमने कहा, क्या कहा? 1 दर्जन केला लेके आओ। क्या लेके आओ? 1 दर्जन केला लेके आओ। 1 डजन बनाना लेके आइए, 1 दर्जन केला लाइए। क्या कीजिएगा भाई? 1 दर्जन आपको बनाना लाने के लिए कहा। क्या गो केला लाएगा? 12 गो केला लाएगा। याद आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। हम बोले तुमको 1 पसेरी आलू लेके आओ। क्या लेके आओ? 1 पसेरी आलू लेके आओ। तो कितना आलू लेके आओगे? याद है? 5 kg लेके आओगे। बिल्कुल। हमने कहा तुमको 1 कुंटल चावल लेके आओ। 1 कुंटल क्या लेके आओ? चावल लेके आओ। कितना चावल लेके आओगे पता है? पता है कि नहीं पता है? पता होना चाहिए। 100 kg आप चावल लेके आइएगा। 100 kg क्या लाइएगा? चावल लेके आइएगा। कोई दिक्कत? ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। हमने कहा तुमको 1 ग्रॉस क्या लेके आइए? तो 1 ग्रॉस सेब लेके आइए। तो क्या गो सेब लाएगा भाई? 144 गो सेब लाएगा। याद होगा, NCERT बुक इसको लिखती है। ठीक है, ये आप इसको लेके आ सकते हैं। ठीक है, हमने आपको कहा ऐसे ही, हमने कहा 1 जोड़ा गणित का किताब लेके आओ। 1 जोड़ा गणित का किताब लेके आओ। तो क्या वो किताब लेके आएगा? गणित का किताब लेके आइए। गणित का क्या लाइए? किताब लाइए। तो क्या वो किताब लाइएगा? याद होगा आपको, क्या गो? 2 गो। वैसे ही हमने कहा क्या कि 1 मोल क्या लाइए? 1 मोल क्या लाइए? 1 मोल क्या लाइए? क्या लाइए? क्या लाइए? क्या लाइए? क्या लाइए? अरे 1 मोल क्या लाइए? 1 मोल सब्सक्राइबर लेके आओ तुम लोग भाई। क्या लेके आओ? 1 मोल शारदा क्लासेज के लिए सब्सक्राइबर लेके आओ। हमने कहा कि 1 मोल सब्सक्राइबर लेके आइए आप लोग। तो कितना सब्सक्राइबर लाइएगा आपको पता है? 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। इतने सब्सक्राइबर को लेके आइएगा। इसी को एवोगाड्रोज नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एवोगाड्रोज नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एवोगाड्रोज नंबर। क्योंकि इसको देने का काम कौन किया था? एवोगाड्रोज ने किया था। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो पूरा एवोगाड्रोज का मोल कॉन्सेप्ट का कहानी शारदा केमिस्ट्री के साइट पर, हमारा ही साइट है वो भी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। सारा कहानी इसका पूरा पाठ पुर्जा वहाँ बता के रख दिए। तो आपको ये पता चल गया कि 1 मोल जैसे 1 दर्जन में 12 पीस होता है, तो बड़े बड़े क्वांटिटी को छोटे में बदलने के लिए हम ऐसा करते हैं। 2000 का क्यों नोट बनाया गया?
क्यों बनाया गया 2000 का नोट, हमको समझ में नहीं आ रहा है। 1 रुपया का नोट ही बढ़िया रहता है, 1 रुपया का नोट रहता, 2000 का नोट रहता था, माथा पर 1 बोरा पैसा लेके जाता गाड़ी खरीदने के लिए, नहीं 1 बोरा पैसा ले जाता गाड़ी खरीद। अभी अभी बहुत सारे नटवर लाल ऐसे देखने को मिलते हैं, 1-2 रुपया जमा करके एक बार जाते हैं स्कॉर्पियो खरीदने के लिए और 2-4 बोरा पैसा एक स्कॉर्पियो से रख देता है वहाँ उतार के, 4 दिन 5 दिन उसका 5 गो स्टाफ पैसा गिनता है तब एगो गाड़ी उसको देता है। ठीक है, रख दीजिए, पैसा अकाउंट हो जाएगा तो आके ले जाइएगा गाड़ी। होता है नहीं होता है? तो कम समय में बड़ा से बड़ा क्वांटिटी को कम समय में मेजर करने के लिए ऐसा हम लोग करते हैं। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग इसमें करेंगे। तो एक बहुत बड़ा क्वांटिटी था 6.022 इंटू 10⁻23 जिसको 1 मोल में बदल दिए। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है वो जरा ध्यान से देखिए। क्या कहता है 10 पे पावर 23 अणु, 10 पे पावर 23 अणु में कितना मोल है? तो 1 मोल बेटा क्या लेंगे, ध्यान से देखिएगा, 1 मोल CO2 लेंगे तो इसमें कितना अणु होगा? तो 6.023 गुने 10 पे पावर 23 इतने अणु होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे किसके? इतने अणु होंगे CO2 के। किसके? CO2 के। तो इसका जस्ट उल्टा कर दो। अब इसको क्या करो, उलट दो और उलट के सुलट दो और फिर जो आंसर लाना है उसको ले आओ यूनिटी मेथड में। 1 रुपया में 5 गो केला तो 5 रुपया में क्या गो केला? 25 गो केला। इससे ये पता चला कि 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 मोल इतना अणु CO2 जो होगा उसमें कितना मोल होगा? तो 1 मोल होगा। ठीक है, कौन? CO2। 1 मोल क्या होगा? CO2 होगा। ठीक है, अब आपको कितना था? 1 मोल आपका क्या दिया हुआ? 1 मोल, इतना मोल आपका दिया हुआ, इतना अणु अगर हो जाएगा CO2 का तो कितना मोल हो जाएगा? तो 1/6.022 गुने 10 पे पावर 23 इतना मोल हो जाएगा। तो अब कितना में पूछ रहा है? तो 10 पे पावर 23 में पूछ रहा है। तो 10 पे पावर 23 में कितना होगा? तो 10 पे पावर ऊपर 23 अब बट्टा 6.022 और गुने 10 पे पावर कितना? 23। 10 पे पावर 23, 10 पे पावर 23 कट गया, ऊपर में बचा 1 और नीचे बचा 6.022 भाग दे दीजिएगा तो 0.166 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? कितना मोल हो जाएगा? 0.166। समझ में आया है नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया सो बताओ ना तुम लोग, शांत काहे है? हम बार बार कहते हैं कि शांत मत रहो। शांति जो होता है ना अशांति का कारण होता है। क्या होता है? अशांति का कारण होता है। अशांति का कारण शांति होता है। जैसे हम पढ़ाते हैं बच्चे को तो बराबर बताते रहते हैं, बेटा एक चीज़ याद रखो, क्या जानते हो? हम बराबर बच्चों को बोलते रहते हैं, ऑफलाइन में भी, ऑनलाइन में तो मान लो क्या करता है नहीं करता है वो हमको पता नहीं, लेकिन ऑफलाइन में एक चीज़ बोलते रहते हैं, क्या जानते हो? कहते हैं कि देखो जब क्लासरूम में रहो, टीचर रहे न रहे, हम रहे न रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई टीचर है नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक चीज़ दिमाग में याद रखिएगा, आप जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ बैठने का एक नियम है। क्या जानते हो? कि शांति को जाने मत दो और अशांति को आने मत दो। शांति को नहीं जाने दो, बिल्कुल शांति को क्लास में ही पकड़ के रखो और अशांति को आने मत दो, उसको दरवाजे से बाहर रखो। समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए, तो बिल्कुल शांति बना के रखिए, शोरगुल धीरे धीरे कीजिए। कहता है कि निम्न में से किसके उदासीनीकरण ऊष्मा सर्वोत्तम होता है? बेटा गौर से देखो, गौर से देखो तुम लोग, तो तुम लोग को एक चीज़ पता होगा या नहीं पता हो? पता क्या होगा? खूब पता है, हमने पढ़ाया है। एसिड और बेस का रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है। सब जानता है, सबको पता होगा। कैसे नहीं पता है भाई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं तो NaCl बन जाता है और H2O बन जाता है, हमने बताया था। और इसके कारण ये एसिडिक किसके कारण था? तो H+ के कारण ये Cl- था। इसको तोड़े थे, बताए थे कि Na+ है, और इसको तोड़े थे तो बताए थे कि ये OH- और NaCl ये दोनों मिल गया प्लस माइनस तो सॉल्ट बना लिया जो घर में खाता है। और ये जिसके कारण अम्ल था, ये जिसके कारण अम्ल था नहीं, और ये जिसके कारण भस्म था, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देता है? न्यूट्रल करके न्यूट्रल कंपाउंड वाटर बना लेता है, जिसके pH का मान कितना है? 7। ठीक है, तो ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। तो एसिड और बेस, अम्ल और क्षार या अम्ल और भस्म जब आपस में मिलते हैं तो उदासीन लवण बनाता है और जल को देने का काम करता है। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आपको 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है। ये क्या है? तो इसमें OH है, इसका मतलब ये बेस है। इसमें आपका CH3 ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये एसिड है, ये बेस है। यहाँ पर देखिएगा ये एसिड है,
ये आपका बेस है। और यहाँ पर देखिएगा ये एसिड है और OH उपस्थित है इसमें, तो ये आपका बेस है। और यहाँ पर ये एसिड है और यहाँ पर ये बेस है। बहुत मजा आएगा। हमने बोला था कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुक्का लगा दे, तुक्का लगा दे और मार दे थ्योरी से, ये संभव नहीं। एग्जामिनेशन बेटा बहुत करीब है। तो एसिड बेस तो सब बनाएगा, तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, सब आपको उदासीकरण कर देगा। और उसके बाद पूछ रहा है कि निम्न में से किसमें उदासीकरण ऊष्मा सबसे ज़्यादा और सब में से हीट निकलेगा। तो उदासीकरण होने में सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको किससे निकलेगा, तो HCl। और इसको जब करवाइएगा, जब यहाँ पर हम करवाए हैं, तो यहाँ से बेटा एनर्जी कितना निकल जाएगा आपको 57.1 किलो जूल पर मोल आपका ऊर्जा निकल जाएगा। सबसे ज़्यादा ऊर्जा कितना निकल जाएगा, इतना एनर्जी आपको निकलेगा। और सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में आया, तो इसमें आया। कौन सा ऑप्शन होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हालांकि ये सब उदासीन करेगा, लेकिन ये जो एनर्जी आपको दिखाई दे रहा है 57.1 किलो जूल पर मोल, इससे कम ही ऊर्जा उस समय आएगा, इससे कम। यानी ये जो आपका दिया गया है 57.1 किलो जूल पर मोल, इससे कम ही ऊर्जा और सब में निकलेगा, सब में एनर्जी, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इसमें निकलेगा। वही पूछ रहा था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या कहता है कि एक हाइड्रोजन बंध की बंध वियोजन ऊर्जा क्या होती है। देखो बेटा, हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को आप तोड़िएगा ना, जैसे ही इस बॉन्ड को तोड़िएगा तो इस बॉन्ड को तोड़ने में आपको कितना, तो 410 आपको किलो जूल पर मोल एनर्जी देना होगा। लेकिन जब इसको आप तोड़िएगा ना, तो तोड़ने के बाद आपको जो एनर्जी मिलेगा वो हम बता देते हैं 426 किलो जूल पर मोल आपको एनर्जी मिलेगा। अभी इसको तोड़ने में आप कितना एनर्जी देते हैं, इतना खर्च करते हैं, लेकिन ये टूटता है तो केमिकल रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो इतना जूला प्राप्त करते हैं। तो पूछ क्या रहा था कि हाइड्रोजन के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो जरा याद रखिएगा हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड आपका दिया गया है, ये बॉन्ड, ये आपको बहुत पावरफुल बॉन्ड होगा, क्योंकि 410 किलो जूल पर मोल ये कम एनर्जी, 1 मोल आपका H2 दिया हुआ है और इसके एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 410 किलो जूल एनर्जी दे रहे हैं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं। ज़्यादा एनर्जी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये बॉन्ड जो होगा, ये जो बंधन आपको दिखाई दे रहा है HH के बीच में, ये बहुत ही मजबूत बंधन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इतना रिलीज करता है, इतना हमको तोड़ने के लिए देना पड़ता है, फिर भी हम क्या है, फायदा में है ना, ज़्यादा दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्या क्या कहता है। क्षारीय तीव्रता में निम्न में से कौन NaOH के निकटतम है। अब देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संजोग है कि इतना अच्छा क्वेश्चन तुम लोग को टकरा गया। हम जरा इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझा दे तो उम्मीद है कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। अब देखिए क्षारीय तीव्रता, अब देखो ये सारा का सारा बेस है बेटा, ये टोटल बेस है, क्योंकि सब में आपका OH लगा हुआ है, सब में OH लगा हुआ है, इसका मतलब सारा का सारा क्षार है। समझ में आ गया। अब क्षारीय तीव्रता और उसके पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम और बेरियम, ये चारों के चारों जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये चारों का चारों मेटल है। चारों का चारों क्या है, मेटल है। और किस ग्रुप का है, तो ग्रुप 2A का मेटल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, जिसको हम लोग अल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। यानी आपको क्या कहा जाता है कि क्षारीय मृद धातु कहा जाता है या क्षारीय भू धातु कहा जाता है। ठीक है, ये मेटल आपको दिया हुआ है। अब आपको पूछ क्या रहा है कि क्षारीय तीव्रता में निम्न में से कौन NaOH के निकटतम है। NaOH तो OH तो इसमें भी है, हटा दो। यानी ये चारों मेटल, ये जो 4 मेटल आपको दिए गए हैं, उसके चारों में से किसके निकटतम आपका Na है। Na आपको कैल्शियम के निकटतम, मतलब कैल्शियम से मिलता जुलता है, या बेरियम से मिलता जुलता है, या बेरिलियम से मिलता जुलता है, या मैग्नीशियम से मिलता जुलता है, ये आपको पूछा जा रहा है। Na आपका ग्रुप 1 का मेटल है, जिसको अल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु हम लोग कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये कैसे क्या होगा, उसका कहानी आप देखिएगा। ग्रुप 2 का मेटल है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। बेरियम का रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो बेरियम जल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। बेरिलियम आपका जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। मैग्नीशियम को हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अभिक्रिया करता है, ठंडा पानी के साथ नहीं करता। कैल्शियम का रिएक्शन वाटर ठंडा पानी के साथ भी करवाइएगा तो रिएक्शन करेगा, लेकिन बहुत सुस्त गति से, मंद गति से करेगा। इसका जो दर होगा, रिएक्शन का रेट होगा, वो आपका बहुत कम होगा। ठीक है, अब कहता है लेकिन अकॉर्डिंग टू डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप में हमने आपको बताया था कि सोडियम जो होता है वो किसके बराबर होता है, कैल्शियम के बराबर होता है। कैल्शियम, सोडियम किसके बराबर होता है,
कैल्शियम के बराबर होता है, ठीक है। और डायगोनल रिलेशनशिप से पता चला कि सोडियम का प्रॉपर्टी किससे मिलता है, कैल्शियम से मिलता है। किससे मिलता है, कैल्शियम से। हमने और कुछ लिखा है, कहता है कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करवाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और आपको H2 का फॉर्मेशन करता है। बेरियम 2H2 के साथ बनाया तो बेरियम हाइड्रोक्साइड वाटर बनाए। अब दोनों का रिएक्शन जब आपस में होता है तो ये बन जाता है, यानी कैल्शियम भी और सोडियम भी दोनों एक तरह के आपको मेटल्स आते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाले के लिए बहुत अच्छा था, ना समझने वाले के तो सब चीज़ अच्छा ही होता है। क्या हो भला तब भी भला, न हो तब भी भला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आर की इकाई है। आर क्या होता है बेटा, गैस कांस्टेंट होता है, याद होगा आपको। क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। गैस कांस्टेंट का मान हमने कई यूनिट में आप लोग को बताया है, वैसे 0.0821, ठीक है, लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन है कहीं दिया हुआ, इसी में यूनिट था। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है, सात्विक गैस स्थिरांक होगा। अब क्या कहता है कि आपका CH3 CH2 CH2 COOH सोडा वाटर के साथ, बेटा ये इसके साथ रिएक्शन करता है। ये क्या करता है, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या, सो हम बता देते हैं, CH3 CH2 CH3 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और उसके बाद आपको किसका फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ से जो आपका फॉर्मेशन करेगा वो आपका Na, आपका इधर से NaCO3 का फॉर्मेशन कर लेगा, ये इसके साथ ऐसे मिलके Na2CO3 बना लेगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बना लेगा। और किसका फॉर्मेशन करेगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ये हम केमिकल रिएक्शन दिखा दिए। अब कहता है कि ये किसके साथ, तो सोडा लाइम। तो सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, NaOH, ठीक है। तो इसका रिएक्शन इसके साथ करवाना था, हमने करवा दिया। हमने क्या किया, करवा दिया। इसका रिएक्शन इसके साथ करवाएं तो आपका बन क्या गया, तो प्रोपेन बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया। और यहाँ क्या बना, तो जल का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, जल का निर्माण हुआ। अब पूछ क्या रहा था, कौन सा कंपाउंड बना भाई, प्रोपेन बन गया। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कहता है 2,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन ओजोनीकरण के पश्चात ZnH2O के साथ देता है। तो बड़ी सिंपल क्रिया है। आपका तो ओजोनीकरण यानी क्या, O3, ठीक है, और Zn और H2O को लिया है, Zn और H2O को लिए हुए। तो कहानी क्या होगा, सो देखो हमने पूरा कंपाउंड लिख दिया आपका 2,3 डाइमिथाइल। यहाँ से चले 1 2 3 4, तो आपका 2 पर मिथाइल 3 पर मिथाइल, 4 कार्बन तो ब्यूटीन 1 पर यह हुआ, तो क्या 2,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन आ गया। इसका रिएक्शन किसके साथ, O3 के साथ करवाएं। जैसे ही करवाएं तो टोटल का टोटल O3 कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पर आने के बाद इन प्रेजेंस ऑफ Zn और H2O ये टूट जाता है और हार्ड वाटर में और H2O यानी ये आपका क्या बन गया, तो मिथेनल बन गया। क्या बन गया, मिथेनल बन गया। इधर से देखिएगा तो ये क्या बन गया, तो 1 2 3 4 यानी क्या 3 मिथाइल, क्या बन गया 3 मिथाइल और 3 क्या बना मिथाइल मिथेनल और 2 ब्यूटेनॉन, 2 पर ये है तो 2 ब्यूटेनोन, यानी 2 पर आपका कौन सा ग्रुप था, कीटोन ग्रुप 2 पर दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 ब्यूटेनॉन और ये कहाँ, ये क्या बना, तो हार्ड वाटर, ये क्या बना हार्ड वाटर, ठीक है, खड़ा पानी। अब आपको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो पश्चात अधिकृत कराने पर क्या देगा भाई, तो क्या दिया वहाँ पर, क्या दिया, मिथेनल दिया और 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन। तो 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन कहाँ दिया हुआ है, मिथेनल, मिथेनल दे दिया जो आपका इधर बना, HCHO को दिया और 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनल, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया होगा, ये केमिकल रिएक्शन था। हमने बोला था कि इसमें तुक्का वाला क्वेश्चन सब नहीं है, तुक्का का भूल जाओ, तुक्का अभी नहीं लगाना, तुक्का बाद में सोचेंगे। क्या कहता है कि प्रोपाइन तथा प्रोपीन इसके द्वारा विभेदित की जाती है। तो प्रोपीन का रिएक्शन जब अमोनिएटेड AgNO3 के साथ करवाइएगा तो रिएक्शन नहीं होगा, प्रोपीन आपका रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर प्रोपाइन का रिएक्शन अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा करवाइएगा तो रिएक्शन होके क्या देगा, श्वेत कलर का आपको क्या दे देगा, श्वेत कलर का प्रिसिपिटेट देगा, ठीक है। और श्वेत कलर का प्रिसिपिटेट देने का काम कौन करेगा, AgNO3। तो इसके साथ नहीं करेगा, उसके साथ करेगा, तो ये देने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका ये क्वेश्चन थोड़ा ईरर टाइप का क्वेश्चन है, मिसप्रिंट है। अब कहता है धातु शोधन में पोलिंग विधि
प्रयुक्त होती है यदि उपस्थित अशुद्धि हो। देखो बेटा पोलिंग विधि क्या होता है हम इसको समझाते हैं, जरा सा पोलिंग को समझ लो। और उसके बाद देखिए अगर कोई आपका धातु का शोधन करवाना है यानी मेटल को प्योर करवाना है, किसी भी मेटल को शुद्ध करने के लिए हम कई सारे प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रोसेस में हमारा जैसे रोस्टिंग हो गया, कैल्सिनेशन हो गया, नहीं वैसे ही हमारा पोलिंग हो गया और बहुत सारे हमारे पास प्रोसेस है। तो पोलिंग विधि में क्या किया जाता है वो, और पोलिंग का इस्तेमाल कब करते हैं, जब आपको हम बताते हैं जब किसी भी मेटल के पास ऑक्साइड के फॉर्म में उसका इम्प्योरिटीज होगा। क्या होगा, उसके अशुद्ध तत्व जो होंगे यानी मेटल में जो अशुद्धि होगा वो उसका ऑक्साइड का टर्म होगा। यानी ऑक्साइड के टर्म में मेटल में अगर किसी का ऑक्साइड अगर अशुद्ध तत्व के रूप में पाया जाता है तो वैसे मेटल को शुद्ध करने के लिए पोलिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब जरा सा हम बताते हैं कि पोलिंग का इस्तेमाल जो किया जाता है, तो पोलिंग आपका कार्बन का सब्सटेंस होता है, ठीक है। इसमें होता क्या सब है, करवाते क्या सब है, वो आपको हम जरा ध्यान से समझाते हैं। तुम लोग को एक चीज़ याद होगा नहीं याद होगा भगवान जाने, लेकिन तुम लोग अपने पिताजी से या अपने पापा से या अपने ग्रैंडफादर से पूछेगा तो पहले जो गांव में भोज हुआ करता था उस भोज में क्या था कि जिसके घर में भोज होता था वो केवल सामान देता था, बाद बाकी केला के पत्ता पर हम लोग खाते थे, वो हरा भरा सब्सटेंस होता है, ठीक है। लकड़ी पर खाना बनता था, पित्तल का बड़ा बड़ा टोकना होता था, गाँव के सारे लोग आपस में मिलकर सब डोनेट करके कोई लकड़ी कोई कुछ कुछ दे के खाना बनाते थे। और बाँस वो जो तार का पेड़ होता है उसका जो डमखुइया होता है ना, उसी डमखुइया से खाना बनता था, उसी डमखुइया से छोलनी या करछुल का जो आज काम है उसी से हुआ करता था। आज जब हम उससे करते थे ना, आज हम कुकर में खाते हैं, दाल जब बनता होगा भोज का तो ऊपर में उसके इम्प्योरिटीज आते, उसको छान छान के देखेगा तो बाहर फेंक देगा, चीनी को भी गलाएगा तो इम्प्योरिटीज आएगा, उसको छान छान के बाहर फेंक देगा। तो वो जो आपका कार्बन का बना हुआ सब्सटेंस था कच्चा, अब वो गर्म में चलता था तो वो सूख जाता था, तो जितने भी इम्प्योरिटीज वहाँ के होते थे तो कार्बन वहाँ पर जलता था। कार्बन मोनोऑक्साइड, हमने बताया था एयर का बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट्स कौन होता है, हमारे वायु को सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारे इम्प्योरिटीज वहाँ से क्या होते थे, बाहर निकल जाते थे। और ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, ये कार्बन, तो पोलिंग में क्या, वो जो लकड़ी आप कच्चा जिससे करते थे या जिस पत्ता पर आप खाते थे वो कच्चा होता था, उसमें कार्बन पाया जाता था। अब वो क्या करता था, हीट के उपस्थिति में जो ऑक्सीजन या ऑक्साइड का जो इम्प्योरिटीज पाया जाता था जिसमें ऑक्सीजन था, उसको कार्बन आपस में क्या करता था, अपने साथ मिला लेता था, कार्बन मोनोऑक्साइड बना के एटमॉस्फेयर में निकाल देता था, या कार्बन डाइऑक्साइड बना के वहाँ से क्या करता था, बाहर निकाल देता था, आपका खाना बिल्कुल शुद्ध हो जाता था। तो यहाँ पर भी अगर कोई मेटल के पास ऑक्साइड जो है वो इम्प्योर फॉर्म में उपस्थित रहता है तो इस विधि का हम इस्तेमाल करते हैं, किसका, पोलिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है, ठीक है, और कॉपर सल्फेट इसमें आपका, तो ये कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर इसको हमको प्योर करना है तो हमने क्या किया कि कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवाया तो कॉपर बाहर निकल गया और सल्फर डाइऑक्साइड इसका इम्प्योरिटीज था, यह क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो कॉपर में क्या था कि ऑक्साइड के फॉर्म में इसका इम्प्योरिटीज था, ठीक है, ऑक्साइड के फॉर्म में इम्प्योरिटीज था, तो इसको बाहर निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पोलिंग का, ठीक है। तो इसमें वही किया जाता है, हरा कलर का कच्चा लकड़ी लेके जिस सब्सटेंस को करना है उसको हीट कर दीजिए, उसको घुमाते रहिए, स्टीयरिंग कीजिए, और जितना उसका ऑक्साइड इम्प्योर फॉर्म वाला होगा उस सारे ऑक्साइड को वो क्या करेगा, आपस में रिएक्ट करवा लेगा, बाहर निकाल देगा, जो प्योर है वो बच जाएगा, ठीक है। अब कहता है जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O, बहुत सिंपल था। कहता है कि सरपेक्स प्रक्रम करते समय जब अयस्क होता है, तो देखो बेटा सरपेक्स क्या होता है, हमने बहुत सारे प्रोसेस पढ़े, ठीक है, हमने बेयर्स प्रोसेस पढ़ा, हमने आपका सरपेक्स प्रोसेस पढ़ा, इससे पहले भी एक प्रोसेस आप लोग को बताए थे। तो ये सब अमोनिया को बनाने का प्रोसेस है, अमोनिया जो होता है ना उसको बनाने का ये सब प्रोसेस है, अमोनिया का निर्माण इस प्रोसेस से होता है, ठीक है। सरपेक्स प्रोसेस हो, हर्स प्रोसेस हो, बेयर्स प्रोसेस हो, तो हमने एक दो प्रोसेस का पहले भी चर्चा किया था। तो सरपेक्स प्रोसेस जो होता है तो इसका उपयोग हम कब करते हैं, तो पहला चीज़ जब आपका अयस्क जो होगा, क्या होगा, जो अयस्क यानी ओर होंगे वो आपका क्या होगा, तो श्वेत बॉक्साइड होगा, श्वेत बॉक्साइड अगर ओर होगा
तब हम इसका प्रयोग करेंगे, पहला चीज़। दूसरा कहता है कि जब श्वेत ऑक्साइड होगा और इससे हम एल्युमिनियम को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तब वहाँ पर हम कौन सा प्रोसेस लगाएंगे, तो सरपेक्स प्रोसेस लगाएंगे। कौन सा प्रोसेस लगाएंगे, सरपेक्स विधि का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सरपेक्स प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। इसमें होगा क्या, तो Al2O3 Al2O3 2H2O है, और इसमें इम्प्योरिटीज क्या पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है, ठीक है। और इस सिलिका का रिएक्शन करवाते हैं तो CaSiO2 का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि सरपेक्स प्रोसेस प्रयोग करते समय जब अयस्क होता है, क्या होता है, तो श्वेत बॉक्साइड होगा तब करेंगे, लाल बॉक्साइड होगा तब नहीं करेंगे। और बॉक्साइड आपका बहुत अच्छा और होता है किसका, एल्युमिनियम का। बॉक्साइड आपका बहुत अच्छा और होता है किसका, एल्युमिनियम का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिश्र धातु सोल्डर निम्न धातुओं से बनती है। अरे भाई जानते हो ना, सोल्डिंग किया जाता है, तार को सोल्डिंग करते हैं तो कौन सा धातु होता है, पीबी और एसएन, यानी लीड और टिन का प्रयोग करते हैं एक तार को दूसरे तार से जोड़ने के लिए। निम्न में से कौन सा अयस्क मैग्नेटाइट कहलाता है, तो Fe3O4। अयस्क यानी क्या है, मैग्नेटाइट से क्या प्राप्त होता है, आयरन प्राप्त होता है। आयरन का बहुत अच्छा और होता है कौन, मैग्नेटाइट, Fe2O3। रिडक्शन करवा देंगे सीधा बन जाएगा। अब कहता है HCOOH सांद्रण H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा और CO2। H3OH का रिएक्शन करवाइएगा इसके साथ तो वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलेगा। कौन सा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसका नाम लिखना है भाई, इधर से करो, 1 2 3 4, क्या लिखिएगा, 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 3,3 डाइमिथाइल और ब्यूटीन दिया हुआ है ना, इधर से 1 2 3, ठीक है, वही ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समावयवता को दर्शाएगा। ज्यामितीय ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कहानी बताए हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है जिसका ज्योमेट्री डिफर कर जाता है, ठीक है। तो कौन कौन, 1 डाइफिनाइल 1 प्रोपीन के, ये इसका आंसर होगा। कहता है अमोनियाकृत द्रव्य इसमें से बनता है किससे, तो अमोनिया किससे बनाया जाता है, कोक से बनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं ये सब। अब कहता है कि लैंप ब्लैक जो होता है वो किससे बनाया जाता है, तो लैंप ब्लैक को मिट्टी से प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है, मिट्टी से प्राप्त किया जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत सा एक लेक्चर क्या कर गया, खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया, समाप्त कर गया। बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चन थे, लगभग 30 40 50 क्वेश्चन थे। बहुत अच्छे तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसको डील किया। अब आप लोग क्या कीजिएगा, शांति से इत्मीनान से इसको देखते रहिए। एग्जामिनेशन का टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। अब परीक्षा जो होगा उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा और उस सेट का जो हम क्वेश्चन बताएंगे उस सेट के क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन, क्या, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।